So, hello everyone, welcome to Know the Law with Harpreet. So, today we will start section 6 of Hindu Succession Act. आज हम इस एक्ट का जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे इजी एक्सप्लेनेशन और लैंग्वेज में। तो इस सेक्शन को पढ़ने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, को पार्सनरी एंड रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले, इस सेक्शन को पढ़ने से पहले, उस वीडियो का मैं जो लिंक है वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगी। तो ये जो टर्म्स है इसके अंदर यूज होंगी, तो मैं इतना आपको इसमें डिटेल में बता नहीं पाऊंगी, इसलिए इसलिए इस सेक्शन को पढ़ने से पहले उस टर्म्स को एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना, क्योंकि अगर वो टर्म्स आप लोगों को याद रहेंगी, समझ आएंगी, तभी जो है आप इस सेक्शन को अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पार्सनरी प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले देखो एग्जांपल देखते हैं हम। एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी के अंदर जो है बहुत सारे एयर्स है। ठीक है, बहुत सारे पर्सन है एक प्रॉपर्टी के लिए। अब ये प्रॉपर्टी कैसे कैसे किस किस को जाएगी, तो वो उस चीज को हम बोलते हैं डिवोल्यूशन, कि एक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना एक या एक से ज्यादा जो पर्सन है उसमें। ठीक है, उन लोगों को कैसे जो है सक्सीड होगी प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं डिवोल्यूशन। ओके, तो सेक्शन 6 का क्लोज 1 क्या बोलता है? ऑन द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट 2005 इन हिंदू ज्वाइंट फैमिली गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ द डॉटर ऑफ अ को-पार्सनर। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हम बात करें 2005 से पहले की, ठीक है, 2005 से पहले जो है डॉटर्स को बिल्कुल भी राइट नहीं दिया गया था को पार्सनरी प्रॉपर्टी में। ठीक है, उनको बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता था उस प्रॉपर्टी में, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट के बाद जो है डॉटर्स को राइट दिया गया है को पार्सनरी प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो क्या बोला गया है इस क्लोज में, कि जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली है, अब वो जो है अमेंडमेंट के बाद गवर्न करी जा रही है हिंदू मिताक्षरा से। हिंदू मिताक्षरा ने जो है राइट दिया है डॉटर्स को कि अब वो जो है को पार्सनर बन सकती हैं को पार्सनरी प्रॉपर्टी में, मतलब एंसेस्टर प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ए पॉइंट क्या बोलता है? बाय बर्थ बिकम अ को पार्सनर इन हर ओन राइट इन सम एज द सन, कि जैसे सन को राइट दिया गया है ना को पार्सनरी में, कि वो जो है को पार्सनर बन सकते हैं, सेम बाय बर्थ। ठीक है, सेम अब ऐसे ही बोला गया है कि गर्ल्स जो डॉटर्स है, डॉटर्स को राइट दिया गया है, बाय बर्थ उनके पास ये राइट आ जाता है कि वो जो है को पार्टनर बन जाती है प्रॉपर्टी में, अपने खुद के ओन राइट्स के साथ। ठीक है, डॉटर्स जो है खुद के राइट के साथ, खुद की एबिलिटीज के साथ, खुद की सिचुएशन के साथ जो है वो को पार्टनर बन रही है अपनी को पार्टनरी प्रॉपर्टी में। ओके, बी पार्ट देखो क्या बोला है द सेम राइट इन को पार्सनरी प्रॉपर्टी एज शी वुड हैव हैड इफ शी हैड बीन सन। इसका मतलब कि सेम राइट है उसके पास, अब डॉटर के पास को पार्सनरी प्रॉपर्टी में, जैसे सन का होता है। ठीक है, जैसे सन का शुरू से राइट होता है ना को पार्सनरी प्रॉपर्टी में बाय बर्थ से, अब सेम वैसे ही सेम वैसे ही डॉटर के पास जो है राइट होगा। ठीक है, जैसे सन पैदा होता है वैसे ही डॉटर को माना जाएगा। सी पार्ट, be subject to the same liabilities in respect of said co-partnering property as that of a son। मतलब सेम लाइबिलिटी जिस तरह से सन की होती है वैसे ही सेम लाइबिलिटी डॉटर्स की होगी। ठीक है, को पार्सनरी प्रॉपर्टी में। तो कुल मिला के इसमें क्या बोला गया है कि 2005 से पहले जो है डॉटर्स को राइट नहीं दिया गया था, मिताक्षरा लॉ के बाद जो है डॉटर्स को राइट दिया गया है। जिस तरह से एक सन का राइट रहता है बाय बर्थ, वैसे ही डॉटर्स का राइट रहेगा को पार्सनरी प्रॉपर्टी में। वो अब जो है को पार्सनर बोली जाएंगी, सेम राइट्स होंगी, सेम लाइबिलिटीज होंगी एज द सन, provided that before 20th December 2004 no effect or invalidate any disposition or alienation, including any partition or testamentary disposition of property before 20th December 2004।
इट मीन्स कि 20 दिसंबर से पहले, जो 20 दिसंबर 2000 से पहले अगर कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्पोजन हुआ है, एलिनेशन हुआ है, या कोई पार्टीशन हुआ है, या टेस्टामेंट्री डिस्पोजन हुआ है, तो उसके ऊपर ये एक्ट जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा और ना ही वो इनवैलिडेट होगा। अब एग्जाम्पल के साथ जो है हम क्लोज वन जो हमने पढ़ा था मिताक्षरा लॉ डॉटर्स का, वो इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है एग्जाम्पल्स के साथ। इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बिफोर 2005 से पहले की, ठीक है, देखो एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, ठीक है, पी की एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, उसकी वाइफ है, उसके दो सन है और एक डॉटर है। तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है उसने पी ने चारों में डिवाइड कर दी लेकिन डॉटर को नहीं दी। क्यों? क्योंकि डॉटर का इसमें कोई राइट नहीं होता था। तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी नॉट गिव टू डॉटर, बट फादर गिव सेपरेट प्रॉपर्टी 1/4 और एनी आफ्टर फादर डेथ प्रॉपर्टी पार्टीशन ऑल्सो गिव्स टू डॉटर। क्या बोला है कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी में जो है डॉटर्स का राइट तो नहीं रहता, बट अगर फादर की कोई सेपरेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब फादर की अगर कोई सेपरेट प्रॉपर्टी है तो डॉटर को राइट रहेगा इस चीज का कि वो जो है पार्टीशन उसको जो है पार्टीशन मिलेगा अपनी फादर की सेपरेट प्रॉपर्टी से, ठीक है। जैसे पी है, ठीक है, पी की जो है सेपरेट प्रॉपर्टी है, उसकी वाइफ है, दो सन है, एक डॉटर है। आफ्टर डेथ ऑफ पी, ठीक है, पी की डेथ हो गई तो उसके बाद जो है उसकी प्रॉपर्टी किस किस को जाएगी? सन को चली गई, सेकंड सन को चली गई, देन उसके बाद डॉटर को भी जाएगी क्योंकि वो जो है उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, नॉट अ एंसेस्टर प्रॉपर्टी। तो और उसके बाद वाइफ को चली जाएगी। देखो, डॉटर हैज नो राइट को पर्सनली प्रॉपर्टी बट शी हैज राइट इन सक्सेशन। जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो डॉटर्स है उनको कोई भी राइट नहीं रहेगा को पर्सनली प्रॉपर्टी में, बट उनके पास राइट है सक्सेशन का। ओके, आफ्टर 2005 अमेंडमेंट जब आया तब क्या बोला गया? जैसे एग्जांपल पी की वाइफ है, दो सन है, ठीक है, एंड देन डॉटर है। अब एक जो है इनकी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, तो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी जो है इन सब लोगों में जो है डिवाइड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन सब का, ठीक है, और डॉटर भी इसमें इन्वॉल्व होगी क्योंकि डॉटर जो है उसके पास इस चीज का राइट है। उसके बाद आफ्टर पी डेथ, अगर पी की जो है डेथ हो जाती है और उसकी कोई सेपरेट प्रॉपर्टी है, तो जो फादर्स गिव्स टू इक्वली वाइफ, सन वन, सन टू एंड डॉटर, अगर वो सारी जो को पर्सनली प्रॉपर्टी थी वो सबको डिवाइड हुई, जिसमें डॉटर को भी बोला गया कि उसके पास जो है अब राइट है, लेकिन उसमें क्या उसके बाद बोला है, अगर सेपरेशन, अगर सेपरेट प्रॉपर्टी है उसके फादर की और उसकी डेथ हो जाती है तो भी जो डॉटर है उसको पार्टीशन मिलेगा, उसमें भी उसका राइट रहेगा। लाइक पी है, जैसे ऊपर मैंने आपको अभी बताया कि इक्वल सबको डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एंसेस्टर प्रॉपर्टी का। उसके बाद अगर उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मतलब 1/5 जो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी थी, अब उसकी डेथ हो गई, अब ये जो 1/5 है ना ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगी सब में, ठीक है, सब में जो है पार्टीशन होगा, सन वन को मिलेगा, वाइफ को मिलेगा, सन टू को मिलेगा और डॉटर को भी मिलेगा। इस चीज का सक्सेशन होगा। ओके, तो सक्सेशन में डॉटर को भी राइट है और एंसेस्टर प्रॉपर्टी में भी राइट है आफ्टर 2005 अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। डॉटर ऑल्सो इनहेरिट द एंसेस्टर प्रॉपर्टी, अब डॉटर जो है वो भी इनहेरिट कर सकती है एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, ठीक है। आई होप आपको क्लोज वन जो है अब अच्छे तरीके से समझ आ गया हो, ठीक है। अब क्लोज टू देखते हैं। एब्सोल्यूट राइट, डॉटर बिकम को पार्टनर एंड ऑल्सो क्लेम partition, also dispose her property by testament, disposition and transfer of property through a will, deed or gift after the death of the person who made it. It means कि जो डॉटर है, इसका मतलब डॉटर जो है वो को पार्टनर है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया डॉटर को पार्टनर रहेगी और उसको वो जो है अब वो जो है अपने फादर की डेथ के बाद जो है पार्टीशन भी क्लेम कर सकती है अब, ठीक है। और जो अब उसके पास प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी अब उसका हक है, ठीक है, कि वो चाहे अब डिस्पोज उसे कैसे भी डिस्पोजिशन करे, ट्रांसफर करे किसी और को, या तो वो विल बनाए या किसी को गिफ्ट कर दे वो प्रॉपर्टी,
जो करना है वो करेगी, उसके पास जो है एक एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है, उसकी मर्जी है, जो वो करना चाहती है वो प्रॉपर्टी में वो कर सकती है, ठीक है। थर्ड क्लोज जो बात करता है वो नोशनल पार्टीशन की बात करता है। व्हेन हिंदू डाइड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 अमेंडमेंट, इंटरेस्ट इन को इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरा, डिवोर्स, ट्रांसफर, गिफ्ट बाय टेस्टामेंट्री विल और इंटरस्टेट सक्सेशन, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप नॉट अप्लाई। देखो क्लोज थर्ड क्या बात करता है, ठीक है। अब इस क्लोज को पढ़ने से पहले ना, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला कि सारी जो वीडियो जो मैंने आपको बोले, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली कौन होती है, वो सब कुछ जो है, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप क्या होता है, ये सब कुछ जो है मैंने उस वीडियो में अच्छे तरीके से डिटेल में एक एक पॉइंट बताया है, तो उसमें पढ़ लेना अच्छे तरीके से, तो ये आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस वीडियो में भी आपको मैं ओवरव्यू दे दूं थोड़ा थोड़ा कि इसके अंदर क्या बोला है, ठीक है। तो जब किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, आफ्टर इस एक्ट के बाद, ठीक है, इस एक्ट के बाद अगर किसी पर्सन की जो है डेथ हो जाती है, जो इंटरेस्ट रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली का वो गवर्न होगा मिताक्षरा लॉ से, ठीक है। मिताक्षरा लॉ से जो है ये प्रॉपर्टी जो होगी वो गवर्न करी जाएगी, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होगा, ट्रांसफर होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टामेंट्री से होगा या इन इंटेस्टेट सक्सेशन से होगा। टेस्टामेंट्री मतलब मरने से पहले विल बनाई हुई है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है इस पर्सन को जाएगी, मतलब नाम मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इंटेस्टेट सक्सेशन का मतलब कि प्रॉपर्टी जो विल नहीं बनाई, विदाउट विल जो है वो मर जाता है, ठीक है, उसने नहीं लिखा कि मेरी प्रॉपर्टी जो है किसको जाएगी किसको नहीं जाएगी, तो जो प्रॉपर्टी अब उसने विल नहीं बनाई, अब जो प्रॉपर्टी है वो कैसे कैसे लोगों में जाएगी, कैसे कैसे एयर्स में जाएगी, तो वो जो है सक्सेशन से होगा, उसे बोलते हैं इंटरस्टेट सक्सेशन। की मतलब विल नहीं बनाई, उससे पहले ही वो पर्सन मर जाता है, तो वो जो प्रॉपर्टी का सक्सेशन होगा वो इंटरस्टेट सक्सेशन से होता है। इसमें जो है रूल ऑफ सर्वाइवरशिप जो है अप्लाई नहीं होता। रूल ऑफ सर्वाइवरशिप मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि मतलब कि अगर जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली है, इफ अ मेंबर डाई, देयर शेयर ऑफ family property automatically pass to the surviving members rather than being inherited by heirs. The property goes directly to other family members who who are हु आर पार्ट ऑफ को पर्सनली, मतलब कि जो सर्वाइवरशिप जो जिएगा उसी को ही प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। वो जो है ऑटोमेटिकली जो है जो सर्वाइव कर रहा है पर्सन, ठीक है, उसको चली जाती है, एयर्स को जो है नहीं जाती, ठीक है। जो मर जाता है उसके एयर्स को जो है प्रॉपर्टी नहीं जाती, उसके नेक्स्ट को पार्टनर को चली जाती है। आफ्टर रूल ऑफ सर्वाइवरशिप abolished प्रॉपर्टी डिवॉल्व बाय टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट। इट मीन्स देखो इसको एग्जांपल से हम देखते हैं। फादर है, ठीक है, फादर जो है, फादर के पास को पार्सनरी प्रॉपर्टी है, को पार्सनरी प्रॉपर्टी उसने उसकी एक उसका जो है एक सन है, एक डॉटर है, एक वाइफ है, ओके। तो उसने जो है अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है सब में डिवाइड कर दी, 1/4 इसको चली गई, 1/4 इसको चली गई, 1/4 एंड देन इसको चली गई 1/4। उसके बाद सन जो है वो अलग हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है अपनी फैमिली से, तो उसकी जो एक वाइफ है, उसके बाद उसके जो है दो बच्चे हैं, सन 1 एंड सन 2, ठीक है। जो ये जो इसकी 1/4 प्रॉपर्टी जो इससे अपने फादर से मिली है, ये इसका जो है, ये जो है इसको वो कहते हैं, इसको जो है इसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है इसका, ठीक है। ये अपना 1/4 जो है इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। वाइफ को कितने हैं, 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। तो फिर कितना 4 रहेगा, तो 116 इसको आ गया, ठीक है, 116 इसके पास, 116 इसके पास, 116 इसके पास एंड सन 2 को भी 116, ठीक है। अब आफ्टर डेथ ऑफ सन 1, अब सन 1 की जो है डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या बोला गया है कि अब सन 1 की जब डेथ हो गई, तो इसकी जो 116 प्रॉपर्टी है अब वो कैसे सक्सीड होगी। इसने कोई विल नहीं बनाई, अगर विल बनाई होती तो अगर जैसे विल बनाई है S1 के नाम पे, तो S1 को वो ऑटोमेटिकली चली जाती, लेकिन अब उसने विल बनाने से पहले ही वो मर गया, तो फिर
क्या होगा, ये इसका जो है सक्सेशन होगा अब 116 का। कैसे? 116 जो है किस किस को जाएगा, सन 1 का राइट है, सन 2 का राइट है, इसकी वाइफ का राइट है। अब एक रूल है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें जो है उसकी मदर भी है। ठीक है, तो मदर को भी इसमें इसको सक्सेशन में सक्सेशन जो है इसमें इसको हक इसको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो 116 जो है 4 में डिवाइड होगा। सन 1 को चला गया, सन 2 को चला गया, वाइफ को चला गया, उसके बाद जो है उसकी मदर को चला गया। ओके, सेम वही बात है इसमें, सेम मैंने बस इसको एक्सप्लेन करा है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन उसके बाद एक बार इसको डायग्राम से देख लेते हैं, जो मैंने आपको नोशनल पटिशन का बताया था। नोशनल पटिशन देखो, को पार्टनर है, उसको जो है टेस्टामेंट्री या फिर इंटरस्टेट सक्सेशन से जाएगा, सर्वाइवरशिप से जो है नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए में क्या बोला है, डॉटर इज अलॉटेड द सेम शेयर एज इज अलॉटेड टू सन। जिस तरह से किसी एक सन को मिलती है, उसको जिस तरह से एक सन को जो है शेयर अलॉट होता है, ऐसे ही डॉटर को अलॉट होगा, क्योंकि डॉटर के पास जो है इक्वल राइट है सन की तरह। तो जैसे फादर है, फादर के एक सन है एक डॉटर है, तो दोनों को जो है इक्वल इक्वल शेयर मिलेगा। बी में क्या बोला गया है, शेयर ऑफ प्री डिसीज सन और डॉटर एज दे बी बीन अलाइव एट द टाइम ऑफ पार्टीशन शैल बी अलॉटेड टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन। इट मीन्स कि एग्जाम्पल देखते हैं, फादर है, फादर के पास जो है प्रॉपर्टी है, फादर के एक सन है। ठीक है, फादर का जो है एक सन है और एक जो है डॉटर है। ठीक है, और इनके जो है एक बच्चा है। ठीक है, दोनों का एक एक चाइल्ड है। तो अब क्या बोला है, अब फादर का जो है सन नहीं है ना ही डॉटर है, तो जो अब इसका जो चाइल्ड है जो अलाइव है, तो जो फादर जो है ना अलॉट करेंगे ना जो अपना शेयर, वो इन बच्चों को करेंगे। ठीक है, जो प्री डिसीज सन मतलब इनका जो सन नहीं है और ना ही जो इनकी डॉटर है, जो लेकिन जो बच्चा जी रहा है उसको जो है फादर सीधा अलॉट कर देंगे शेयर। देन उसके बाद क्या बोला गया है, सी में, प्री डिसीज चाइल्ड ऑफ प्री-डिसीज सन एंड डॉटर चिल्ड्रन अलाइव एट द टाइम ऑफ पटिशन शैल बी अलॉटेड टू द चिल्ड्रन। मतलब अब इसका चिल्ड्रन का भी चिल्ड्रन है। ठीक है, चिल्ड्रन का भी चिल्ड्रन है। अब ये चिल्ड्रन की भी जो है डेथ हो जाती है। अब लेकिन ये चिल्ड्रन जो है ये जी रहे हैं। ठीक है, तो जो फादर है, फादर सीधा इन लोगों को जो है इन लोगों को जो है शेयर अलॉट कर देंगे। मतलब जो जी रहा है, जोन सा बच्चा जी रहा है उसको जो है फादर अलॉट करेंगे शेयर। ओके, और उसके बाद देखो हम एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द इंटरेस्ट ऑफ हिंदू मिताक्षर को पार्टनर शेल बी डीम टू द शेयर इन द प्रॉपर्टी अलॉटेड टू हिम if the if the partition of property had taken place immediately before his death, whether he was entitled to claim the partition or not। इसका मतलब देखो, इसमें बोला गया है जो हिंदू को पार्सनल है, ठीक है, उसका जो भी उसका जो शेयर होगा ना को पार्सनली प्रॉपर्टी में, उस वो जो है असरटेन करने के लिए वो पटिशन डीम किया जाएगा, एज्यूम करेंगे कि उसकी डेथ, ठीक है, उसकी जो है डेथ से पहले ही उसे सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, उसको सेपरेट कर दिया गया था, उसकी हिंदू ज्वाइंट फैमिली से जो है उसको सेपरेट कर दिया गया था उसकी डेथ से पहले ही। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पार्टीशन मांगने के लिए एंटाइटल था या नहीं था। जैसे ही उसकी डेथ होती है, उसकी शेयर उसका जो शेयर है वो असरटेन करने के लिए हम पटिशन मानेंगे जो उसकी डेथ से पहले ही हो चुका था। ठीक है, इसमें इसका ये मतलब है। अब देखो सेक्शन 6 क्लोज 4 क्या बोलता है, पायस ऑब्लिगेशन। पायस ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्जा लिया हुआ। ठीक है, कि कर्ज जैसे हम लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पायस ऑब्लिगेशन। इसके अंदर पायस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, ठीक है, इस सेक्शन के अंदर क्या बोला हुआ है ये देखो। ऑब्लिगेशन ऑन मेड मेंबर्स विद 4 डिग्री repay debt of one father, grandfather or great grandfather for debt taken
फॉर सम रिलीजन और पाइस पर्पस क्रेडिटर जो है उसके पास राइट है सू करने का। इसका मतलब क्या है, देखो इसमें क्या बोला गया था कि बिफोर 2005 से पहले, ठीक है, बिफोर 2005 से पहले क्या बोला गया था, जो फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर जैसे किसी से उधार लेते थे, ठीक है, क्रेडिटर से जो है उधार लिया हुआ होगा, ठीक है, तो उसको जो है वो रीपे करने से पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है, जो उनके नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, सन, ठीक है, ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंडसन हो गया या ग्रेट ग्रैंडसन हो गया, तो ये लाइबिलिटी जो है ना उन लोगों पर आ जाती थी कि अब फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर का जो कर्जा लिया हुआ है वो ये लोग, ठीक है, ये जनरेशन पे करेगी, उसको ये रिकवर करेगी। तो क्रेडिटर के पास ये राइट रहता था कि वो जो है सू कर सकता था इस जनरेशन के अगेंस्ट कि आप लोगों की फर्स्ट जनरेशन ने हमसे इतना कर्जा लिया हुआ है, तो अब आप जो है इसको रिपे करो, रिकवर करो। तो ये चीज इसमें बोली गई थी कि इनको जो है पर्सनल लाइबिलिटी भी देनी पड़ती थी, ये लाइबल रहते थे उस डेब्ट को रिकवर करने के लिए, ठीक है। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट, ठीक है, आफ्टर 2005 अमेंडमेंट के बाद बोला गया नो राइट ऑफ क्रेडिटर टू द सूट टू रिकवर डेब्ट आफ्टर 2005। मतलब 2005 के बाद जब अमेंडमेंट आया तो उसमें बोला गया कि क्रेडिटर के पास कोई भी राइट नहीं रहेगा कि वो जो है सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन से जो है रिकवर करवाए, ठीक है, पर्सनल लाइबिलिटी से जो है उनकी रिकवर करवाए कि आप जो है हमें पे करो, ठीक है। उसके पास अब कोई राइट नहीं है कि वो जो है कोर्ट में जाके सूट कर सके, ठीक है, उनके अगेंस्ट की रिकवर द डेब्ट्स। तो लेकिन इसके अंदर एक प्रोवाइजो बोला गया, ठीक है, कि भाई ठीक है अगर वो जो है डेब्ट्स नहीं देना चाहते, ओके ठीक, मतलब लेकिन इनका एक प्रोवाइजो है, क्या बोला गया, इट डेब्ट्स टेकन बिफोर, जो 2005 से जो लिया हुआ जो पहले लिया हुआ है, देन सूट कैन बी फाइल, तो वो जो है फाइल कर सकता है क्रेडिटर, उसके पास एक राइट है, किस चीज का राइट है, अगर जो डेब्ट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कॉन्ट्रैक्टेड है ना जो डेब्ट्स, तो उसके लिए ना क्रेडिटर को राइट दिया गया है कि वो जो है सू कर सकता है फाइल उनके अगेंस्ट, ठीक है। द राइट ऑफ एनी क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर के पास ये राइट रहेगा प्रोसीड अगेंस्ट द सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है। जो डेब्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड पे है, जो डेब्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है कि हमें ये रिपे करना है, तो ये क्रेडिटर के पास राइट रहता है, ठीक है। तो क्रेडिटर के पास ये राइट रहेगा कि वो जो है इन सन, ग्रेट ग्रैंडसन या इन सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन के जो है अगेंस्ट जो है वो फाइल कर सकते हैं सूट। एनी एलिगेशन रिकवर द डेब्ट्स, मतलब कि चाहे वो कैसे भी करे, एलिगेशन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे या उनका एलिनेशन करे, कैसे भी करे, लेकिन उनको जो है रिकवर करने पड़ेंगे डेब्ट्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से हम देख लेते हैं, इजी लैंग्वेज में आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बिफोर 2005, ठीक है, 2005 से पहले जो है सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन के पास जो सन जो है वो लाइबल रहेंगे डेब्ट्स के लिए, पर्सनल डेब्ट्स के लिए, ठीक है, जो उनके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर ने कोई कर्जा लिया हुआ है, डेब्ट्स लिए हुए हैं क्रेडिटर से, तो वो जो है लाइबल रहेंगे, भाई कैसे भी पे करो करना ही पड़ेगा। लेकिन आफ्टर 2005 के बाद जो है कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी इन लोगों की नहीं रहेगी। लेकिन जो मैंने अभी प्रोवाइजो बताया कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर है बिफोर 2005 से पहले जो है वो सू कर सकता है अगर कोई ऐसा डेब्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट पर है तो, ठीक है। अब देखो इसको इजी लैंग्वेज में, बिफोर 2005 की अगर हम बात करें, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर अगर डेब्ट्स लेगा उनकी डेथ के बाद, ठीक है, इन लोगों ने जो है डेब्ट्स लिए, अब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो है सन, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन जो है लाइबल होंगे पे करने के लिए, क्रेडिटर सू कर सकता है रिकवर करने के लिए डेब्ट्स अपने, ठीक है। तो भाई ये कहेगा डेब्ट्स करने के लिए जो है वो रिकवर कर सकते हैं। अगर ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन, अगर ग्रैंड
अगर सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन की प्रॉपर्टी से ज्यादा फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ने डेब्ट्स लिए हैं तो कैसे भी उतारना पड़ेगा, पूरा उतारेंगे डेब्ट्स को। मतलब अगर 2005 से पहले अगर इन लोगों ने जो है फर्स्ट जनरेशन ने डेब्ट्स लिए हैं और फिर कौन लाइबल होगा, और उनकी डेथ हो जाती है तो लाइबल रहेंगे सेकंड जनरेशन। और कैसे भी पे करो, करना ही पड़ेगा, चाहे मर के करो, रो के करो, खुशी हो के करो, आप लोगों को पे करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। बिफोर 2005 से पहले बोला गया, लेकिन आफ्टर 2005 के बाद क्या बोला, आफ्टर आफ्टर 2005, ठीक है, अमेंडमेंट आने के बाद क्या बोला, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन लाइबल नहीं होंगे पर्सनल लाइबिलिटीज के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन ने जो कर्जा लिया है, डेब्ट्स लिए हैं, ठीक है, अब जो है ये सेकंड जनरेशन लाइबल नहीं रहेगी पर्सनल लाइबिलिटीज के लिए। ठीक है, उनको इस चीज की जो है रेमेडी दी गई। बट अगर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ने 2 करोड़ लिए हैं, ठीक है, अगर इन लोगों ने 2 करोड़ किसी से लिए हैं, तो सन, जो सेकंड जनरेशन है, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन की प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ की है, ठीक है, तो सिर्फ उनको 1 करोड़ ही देने होंगे, पूरे 2 करोड़ नहीं देने होंगे। क्योंकि भाई देखो, प्रॉपर्टी जो अब 2 करोड़ उन लोगों ने लिए फर्स्ट जनरेशन ने, ठीक है, अब इन लोगों की प्रॉपर्टी जो है 1 करोड़ की है, ठीक है, अब उनके पास और कुछ तो है नहीं, तो उसको रिकवर करने के लिए वो बस 1 करोड़ ही देंगे। ये नहीं है कि उनको अपनी पर्सनल लाइबिलिटी अब देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनको जो है इस चीज का, उनको जो है इस चीज की रेमेडी दी गई। तो आफ्टर 2005 कि भाई पर्सनल लाइबिलिटी इसके अंदर नहीं रहेगी, जितना हो सकता है उतना जो है रिकवर कर दो। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम जो है रूल ऑफ सक्सेशन इन मेल केस में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।